अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम लाए हैं लेक्चर नंबर 5 10th क्लास केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1। टॉपिक हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या होता है इस के हम देखते हैं, और इसके अलावा इनके जो साइंटिस्ट है इस टॉपिक के, उसका नाम है गोल्डबर्ग और वेग। गोल्डबर्ग और वेग ने 1869 के अंदर ये कंसेप्ट दिया था। इसमें एक हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चन भी आया हुआ है कि एक्टिव मास डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये जो हमारे पास एक्टिव मास रेट ऑफ रिएक्शन है, ये पूरी की पूरी लॉ ऑफ मास एक्शन की डिफाइन के ऊपर डिपेंड करती है कि लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास and the rate of reaction is directly proportional to the product of its active masses of the reacting substance। अब वो कहते हैं जो आपके पास सब्सटेंस है, सब्सटेंस क्या होते हैं बच्चों? ऐसे चीज़ें जो मिलकर क्या बना दे, रिएक्टेंट बना दे। यानी रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट हो रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू इट्स एक्टिव मास के। यानी रिएक्टेंट मेरे फ़र्ज़ करते हैं कि जितना हमारे पास रिएक्टेंट की मिकदार बढ़ती जाएगी उतना उसका एक्टिव मासेस जो होगा वो क्या होगा, वो भी बढ़ता जाएगा। ये हम आपको आगे भी बताएंगे, समझाएंगे। ये बेसिकली कहने का क्या मकसद है। इस तरह रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी बढ़ता जाएगा, यानी रिएक्शन का जो टाइम है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट के ऑफ द एक्टिव मासेस, प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस के और रिएक्टिंग सब्सटेंस। यानी रिएक्टिंग सब्सटेंस यानी जितना सब्सटेंस रिएक्ट करते जाएंगे उतना उसका एक्टिव मास क्या होगा, प्रोडक्ट का एक्टिव मास भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यूँ भी कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम के साथ साथ ये भी बढ़ता जाएगा जितने सब्सटेंस रिएक्ट करते जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट भी ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यानी एक्टिव मास इज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, रिएक्टिंग सब्सटेंस का जो एक्टिव मास होगा वो भी क्या होगा, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट के। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स के एक्टिव मास बेसिकली है क्या। एक्टिव मास इज कंसिडर्ड द मोलर कंसंट्रेशन हैविंग यूनिट ऑफ मोल डेसीमीटर क्यूब। ये मोलर कंसंट्रेशन होती है, यानी नंबर ऑफ मोल होते हैं किसी भी रिएक्टेंट के। यानी वो 2 मोल है, यानी वो 3 मोल है, यानी रिएक्टेंट जो है वो कितने मोल रिएक्टेंट हमने लिया है। तो ये मोल के ऊपर डिपेंड करती है, नहीं मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। और मोलर कंसंट्रेशन का जो यूनिट है वो मोल डेसीमीटर क्यूब होता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। अब स्टूडेंट चलते हैं कि इस एक एग्जांपल को, ये जो एक्टिव मास होता है ये ओनली डिपेंड करता है एक्टिव मास जो है ये डिपेंड करता है ओनली रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर। इरिवर्सिबल के ऊपर जो एक्टिव मास है वो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है, इरिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो डिपेंड नहीं करता। सिर्फ और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा कि जो रेट सब्सटेंस जो होते हैं जो रिएक्ट हो रहे थे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक्टिव मास के। इस तरह जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी यानी कि इस तरह रेट ऑफ रिएक्शन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस के। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो बच्चों, तो हमारे पास अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो ए बी हमारे पास रिएक्टेंट है, ये सी डी बना रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे। अब फर्ज करते हैं मेरे पास ये जो रेट है, अब मेरे पास रिएक्शन जो है 100%, यानी ये जो रिएक्टेंट है मेरे पास कितना है, ये रिएक्टेंट मेरे पास 100% है। और अभी मैंने रिएक्शन शुरू नहीं करवाया और प्रोडक्ट की मिकदार अभी हमारे पास क्या है, 0% है। तो ये 100% है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, इसमें से 20% जो हमारे पास मिकदार होगी, अमाउंट होगी रिएक्टेंट की, वो एक्टिव हो जाएगी और आपस में रिएक्ट करेगी। यानी 10% ए की मिकदार होगी और 10% हमारे पास बी की मिकदार होगी। 10% ए की मिकदार और 10% बी की मिकदार, ये आपस में रिएक्ट करेगी और सी डी बनाएगी 10%। यानी ये 20% एक्टिव होगी, बाकी की 80% क्या होगी, इनएक्टिव होगी। जब ये 20% अमाउंट हमारे पास खर्च हो जाएगी, प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर अगली 20 या फिर अगली कुछ मिकदार जो होगी वो एक्टिव होगी और एक्टिव होकर ये सी डी बनाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना सब्सटेंस, जितना रिएक्टेंट की मिकदार ज़्यादा होगी उतना एक्टिव मास भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो हमने तारीफ में पढ़ा कि रेट ऑफ सब्सटेंस जो होगा वो डायरेक्टली होगा एक्टिव मास के। यानी रिएक्टेंट बढ़ेंगे तो एक्टिव मास भी बढ़ेगा। रिएक्टेंट क्या होंगे,
रिएक्टेंट हमारे पास अगर बढ़ेंगे तो ये क्या होगा, तो ये डायरेक्टली होगा, रिएक्टेंट बढ़ेंगे तो एक्टिव मास भी क्या होगा उसका, वो भी बढ़ेगा, एक्टिव मास भी इंक्रीज करेगा। तो ये भी अगर देखा जाए तो ये भी डायरेक्टली है स्टूडेंट्स, यही वजह है। ये बढ़े जितना रिएक्टेंट में से जो हमारे पास परसेंटेज होगी वो एक्टिव होगी, एक्टिव होकर सीडी बना देगी, बाकी इनएक्टिव रहेगी। फिर अगली कुछ अमाउंट एक्टिव होगी, फिर वो सीडी बना देगी, फिर इनएक्टिव हो जाएगी। इसी तरह जब इक्विलिब्रियम आ जाएगी, इक्विलिब्रियम के बाद जब ये सीडी की मिकदार बढ़ेगी तो ये रिवर्स डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। तो अगर हम ये देखें, ये जो हमारे पास ब्रैकेट लगी हुई है इसको हम क्या कहते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा स्टूडेंट्स, इस ब्रैकेट का नाम है स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसको क्या कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट मोल डेसीमीटर क्यूब है, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से पढ़ते हैं, यानी इस ब्रैकेट का नाम क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रैकेट लगी हुई है ABCD के दरमियान, तो इसको हम मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। और ये किसका मोलर कंसंट्रेशन होते हैं, ABCD के मोलर कंसंट्रेशन, यानी नंबर ऑफ मोल के ये रिप्रेजेंट करता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ के मुताबिक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी स्पीड, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड वो क्या होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी AB की, यानी अगर हमारे पास AB की मिकदार जितना ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी तरह हमारे पास अगर AB की मिकदार जितना कम होगी उतना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा बच्चों, उतना फॉरवर्ड रिएक्शन कम होगा। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स, इसको अगर हम कांस्टेंट के लिए ले जाएं तो ये बन जाएगा हमारे पास RF इज इक्वल टू KF इंटू क्या आ जाए AB। तो ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में अगर हम देखें, इसी तरह हमारे पास CD की मिकदार जितना ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी, CD की मिकदार जितना कम होगी उतना रिवर्स रिएक्शन की मिकदार भी हमारे पास स्पीड को होगी वो कम होगी। ये हम पास प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत हटाने से कांस्टेंट लगाते हैं KR। इस तरह KF और KR जो होती है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होती है, या इसको हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या होती है, बराबर होती है। इसी तरह हमारे पास ये इक्वेशन नंबर फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड किसके बराबर है, KF AB के बराबर है। इस तरह रिवर्स किसके बराबर है, ये इस KR CD के बराबर है, ये लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे और KR को इधर ले जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा KC। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली, KC किसके बराबर है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के बराबर है। तो KC हमारे पास किसके बराबर आ गई, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के बराबर आ गई। तो इसके नतीजे में अगर हम देखें तो इसकी कुछ डेरिवेशन भी हमने देखनी है स्टूडेंट्स। इसकी डेरिवेशन इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट यानी कि अगले मरहले में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।